हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ जुड़े हैं यूजीसी नेट सितंबर 2024 री एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछे गए थे हमारे एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के टॉपिक से कॉमर्स और मैनेजमेंट पेपर के अंदर उनको डिस्कस करने के लिए। तो आइए फटाफट से इन सवालों के ऊपर अपना जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट के लिए, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज अवेलेबल हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है तो आप टेस्ट सीरीज भी चेकआउट कर सकते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोर्स भी अलग से चेकआउट कर सकते हो। इन सभी कोर्सेज की डिटेल्स आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलिए, तो भी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन फंक्शनल रिवॉर्ड्स डज नॉट फॉल अंडर द जॉब डिजाइन कैटेगरी। तो देखो, कहा जा रहा है कि जॉब डिजाइन के अंदर इनमें से कौन सा रिवॉर्ड, कौन सी चीज यहाँ पे नहीं आएगी। देखते हैं जी, जॉब डिजाइन के अंदर क्या चीज यहाँ पे नहीं आएगी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्क प्रोग्रेस, फ्लेक्सिबल आवर्स, पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन, फ्लेक्सिबल ब्रेक्स। तो अगर आप किसी जॉब की डिजाइनिंग कर रहे हो कि इस जॉब पे क्या क्या होने वाला है, जैसे लेट सपोज यहाँ पे हम एक टीचर को हायर करने वाले हैं, एक प्रोफेसर को हायर करने वाले हैं, उसकी जॉब की डिजाइनिंग कर रहे हैं कि वो क्या क्या करेगा। उसके अंदर यहाँ पे हम उसे क्या क्या दे सकते हैं, उसको फ्लेक्सिबल ब्रेक्स दे सकते हैं, पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन दे सकते हैं कि क्या चीज पढ़ाई जाएगी उसमें उसकी पार्टिसिपेशन रहेगी। फ्लेक्सिबल आवर्स उसे दे सकते हैं कि अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से आवर्स चूज कर सकता है कि कब वो पढ़ाएगा, कब अपनी क्लास लेगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्क प्रोग्रेस, कि उसने काम अच्छा किया उसका कॉम्प्लीमेंट उसे दे दें। अब देखो, ये तो काम करने के बाद होगा ना ये चीज तो। अभी हम जॉब की डिजाइनिंग कर रहे हैं, अभी कोई बंदा नहीं रखा, कभी कोई प्रोफेसर को अपॉइंट नहीं किया। अब जो वर्क, जो यहाँ पे इस प्रोफेसर ने काम अच्छा किया इसको कॉम्प्लीमेंट दो, ये तो बाद की बात है। अभी जॉब की डिजाइनिंग में ये वाली चीज तो नहीं डाल सकते, इसमें तो केवल जॉब से जुड़ी हुई चीजें डालेंगे, जॉब को करने वाले से जुड़ी हुई चीजें तो नहीं डाल सकते। जॉब से जुड़ी हुई चीजें फ्लेक्सिबल आवर्स, पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन और फ्लेक्सिबल ब्रेक्स हो सकती हैं। बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्क प्रोग्रेस, ये तो जॉब करने वाले से जुड़ी हुई है, ये बाद में कहीं ना कहीं पिक्चर में आएगी। तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not good for beginners while bargaining with employees। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है, गुड नहीं है बार्गेनर्स के लिए while bargaining with employees। डू नॉट हरी, देखो जल्दबाजी तो नहीं करनी चाहिए, एम्प्लॉइज के साथ आप बार्गेनिंग कर रहे हो। बिल्ड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग फेयर बट नॉट फर्म। अब देखो, अगर एम्प्लॉयज के साथ आप बार्गेनिंग कर रहे हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बैठे हुए बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर अगर फर्म नहीं होगा तो ये दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल अभी इसी को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। स्ट्राइव टू कीप सम फ्लेक्सिबिलिटी इन योर पोजीशन। देखो, जब भी आप बार्गेनिंग कर रहे हो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम से रिजिड हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। रिस्पेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ फेस सेविंग फॉर द अदर पार्टी। हाँ, दूसरे वाला जो पर्सन है उसको फेस भी अपना सेव करके जाना है, तो उसको भी कुछ मिलना चाहिए नेगोशिएशन में, बार्गेनिंग में। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो आपको करना चाहिए, दैट शुड बी अ रेपुटेशन फॉर बीइंग फेयर एंड फर्म। थोड़ा सा फर्म भी आपको होना चाहिए, अगर आप फर्म नहीं होगे तो फिर कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज अपनी सारी बातें मनवा लेंगे, तो आपको एक फर्म स्टैंड उनके आगे लेना पड़ेगा और तभी कहीं ना कहीं जाकर एक म्यूचुअली बेनिफिशियल सोल्यूशन पे पहुंच पाओगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 2 का होगा। चलिए, तो अभी यहाँ पे सवाल है, इन केस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड असेसमेंट शुड फोकस ऑन टेक्नोलॉजी टू इंटरवीन बिटवीन अप्रेजर एंड अप्रेजी, इंडिविजुअल ट्रेड्स, बिहेवियर्स एग्जिबिटेड बाय द असेसीज, नॉलेज स्किल्स पोजेस्ड या फिर रिजल्ट्स अचीव्ड। देखो, यहाँ पे एक अप्रेजर है, ये बॉस हैं, और नीचे एम्प्लॉय हैं जिनकी अप्रेजल यहाँ पे करनी है, ये अप्रेजी हैं। तो यहाँ पे अपने जो एम्प्लॉय हैं उसके इंडिविजुअल ट्रेड्स देखेंगे, उनके बिहेवियर देखेंगे, उनकी नॉलेज और स्किल्स देखेंगे, उन्होंने क्या रिजल्ट्स अचीव किए उनको भी देखा जाएगा। तो किस तरीके से यहाँ पे टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हो अप्रेजर और अप्रेजी की इंटरेक्शन कराने के लिए, वो चीज इतनी ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे जो बॉस हैं ये इसे ऑनलाइन ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑनलाइन इसका असेसमेंट कर रहे हैं, या फिजिकली जाके असेसमेंट कर रहे हैं, किसी और तरीके से कर रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, हमारे पास हमें जो आंसर चूज करना है उसमें मैक्सिमम 4 ही चूज कर सकते हैं, सारे तो चूज भी नहीं कर सकते। तो बी सी डी तो पक्का आने चाहिए, और इसीलिए आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। ए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये वाला सवाल है, असेसमेंट मेड नॉट ओनली फ्रॉम इनसाइड द कंपनी बट फ्रॉम ग्रुप्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज।
तो देखो यहाँ पे आपकी जो असेसमेंट हो रही है, आपकी कंपनी के जो अंदर के लोग हैं, जो आपके साथ, आपके ऊपर, आपके नीचे, आपके साथ काम कर रहे हैं, वो तो करेंगे ही, जैसे 360 डिग्री फीडबैक में होता है, बट बाहर वाले लोग भी आपका जो यहाँ पे असेसमेंट है वो यहाँ पे करने वाले हैं। और इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका वाइडर पर्सपेक्टिव हमें लेना पड़ेगा। इसका जो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है वो 720 डिग्री फीडबैक का दिया हुआ है। तो 720 डिग्री अगर अप्रेजल सिस्टम की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो आपकी असेसमेंट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के भी, बाहर के भी, जो आपके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनसे भी फीडबैक लिया जाता है। और इसके अंदर एक मजे की बात ये होती है कि यहाँ पे आपका प्री अप्रेजल फीडबैक भी होता है और पोस्ट अप्रेजल फीडबैक भी होता है। यानी कि अप्रेजल करने से पहले भी आपको बताया जाता है कि आपसे क्या चीजें एक्सपेक्टेड हैं, और फिर जब आप काम कर लेते हैं और फिर फाइनली आपका जो अप्रेजल होता है वो पोस्ट अप्रेजल फीडबैक भी आपको दिया जाता है कि आपने काम किस तरीके से परफॉर्म किया। तो ये प्री और पोस्ट की वजह से भी इसे 720 डिग्री का नाम दे दिया जाता है। फिलहाल आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 ही होगा। चलिए, तो यहाँ पे अब हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरियर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। तो कैरियर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इनमें से कौन से हैं वो आपको पहचानने हैं जी यहाँ पर। तो कैरियर से आपको सभी इनिशिएटिव्स को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। कैरियर प्लानिंग वर्कशॉप, तो कैरियर प्लानिंग वर्कशॉप में अगर आप जा रहे हैं तो अपने कैरियर की डेवलपमेंट के लिए आप जा रहे होंगे। मेंटरिंग, अगर आप किसी से मेंटरशिप ले रहे हैं कि अपने कैरियर को लेकर, तो आप इसे भी जोड़ सकते हैं। कैरियर काउंसलिंग भी कहीं ना कहीं आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद है कोचिंग और पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स। अगर आप एक बार ऑप्शंस पे नजर डालेंगे तो आपको ये सारे तो चूज नहीं कर सकते, आपको 4 ही चूज करने हैं, एक को तो हटाना पड़ेगा। देखो, जो आपके पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स हैं, तो आप अपने पर्सनल प्लान्स बना रहे हो कि कैसे मैं अपने आप को डेवलप कर सकूं ताकि कैरियर में आगे बढ़ूं, ये डायरेक्टली लिंक्ड है आपकी कैरियर डेवलपमेंट से। जो आपका कोचिंग हुआ, यहाँ पे ये थोड़ा सा जेनरिक टर्म चला गया। कोचिंग को आप लिंक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो ए, बी, सी और ई मेरे हिसाब से ज्यादा अप्रोप्रिएट है, और इसीलिए आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 का दिया है। हालांकि थोड़ी सब्जेक्टिविटी जरूर है यहाँ पे इन सभी पॉइंट्स के अंदर। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, जॉन चैलेंजर suggested that we should consider certain things in acting more ethically in downsizing. What things did he suggest? तो जॉन चैलेंजर ने कौन सी चीजें हमें सुझाई हैं, सजेस्ट करी हैं, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। प्लानिंग, पेसिमिज्म अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, इमोशंस, टाइमिंग, स्टेक होल्डर परसेप्शन। तो देखो, जॉन चैलेंजर के बारे में आपको नहीं भी पता, कोई बात नहीं, भूल जाइए उनके बारे में। हो सकता है आप ढूंढने सर्च करें तो आपको फिर भी ज्यादा ना मिले। और यहाँ पे हम जनरली बात करते हैं कि अगर हम डाउन साइजिंग कर रहे हैं, तो अगर हम अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका साइज छोटा कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को शायद निकालना पड़ रहा है। तो कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि हम थोड़ा सा एथिकली बिहेव करें। प्लानिंग करनी चाहिए प्रॉपर। पेसिमिज्म अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, देखो पेसिमिज्म तो थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड चला गया, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए आपको। इमोशंस ध्यान में रखने चाहिए लोगों के। टाइमिंग जो है वो भी ध्यान में रखना है कि किस टाइमिंग पे आप किसी को निकाल रहे हैं, वो भी ध्यान में रखना है। स्टेक होल्डर परसेप्शन की बाहर वाले लोगों के माइंड में आपकी क्या परसेप्शन जाएगी, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आपको 4 चूज करना है, एक को एलिमिनेट करना है। और बी वाला तो वैसे ही हमें लग रहा है कि नहीं, ये सूट नहीं कर रहा, ये गलत है, इसमें नेगेटिव वर्ड्स इस्तेमाल किए गए। तो ए, सी, डी, ई, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल है जी, द प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द ड्यूटीज एंड स्किल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ जॉब एंड द काइंड ऑफ पर्सन हु शुड बी हायर्ड फॉर इट इज। अब देखो, यहाँ पे ऑप्शंस दिए, जॉब डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन और इवेल्युएशन। जॉब इवेल्युएशन तो नहीं है, कंफ्यूजन हो सकता है 1 2 3 में। जॉब एनालिसिस जो हमारे पास होता है, इट इज द ब्रॉडर टर्म, इसमें ब्रॉडर जॉब का एनालिसिस करते हो, और इसके बाद बढ़ते हो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन की तरफ। देखो, जॉब एनालिसिस के बाद आप कहते हो कि जॉब डिस्क्रिप्शन हमारी तैयार हो गई। जॉब डिस्क्रिप्शन बात करता है कि किसी भी जॉब की ड्यूटीज और स्किल रिक्वायरमेंट्स क्या है, जॉब की बात करता है। और जॉब स्पेसिफिकेशन जो है, ये जॉब को करने वाले के अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए, काइंड ऑफ पर्सन दैट शुड बी हायर्ड फॉर द जॉब, उसकी बात करता है। तो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है, जॉब स्पेसिफिकेशन भी आ रहा है, और इसीलिए हमारा जो ब्रॉडर टर्म है जॉब एनालिसिस का, जिसके अंदर ये दोनों समा जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों आते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो जॉब एनालिसिस का यहाँ पे बनेगा। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। चलिए, यहाँ पे अगला सवाल है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है, और यहाँ पे आपके फॉर्म्स ऑफ स्ट्राइक्स हैं और उनके मीनिंग हमें यहाँ पे दे रखे हैं जी। तो आइए देखते हैं कि कौन से फॉर्म्स ऑफ स्ट्राइक हैं और क्या मीनिंग उनके यहाँ पे बनेंगे। सबसे पहले दे रखा है इकोनॉमिक स्ट्राइक, तो ये इकोनॉमिक कारणों को लेकर हो सकता है, वेजेस, बेनिफिट्स और अदर कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो सकता है, तो ए को आप मैच कर सकते हैं 2 से। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस स्ट्राइक,
तो अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो कुछ अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कर रहा है, उसके अगेंस्ट आप स्ट्राइक कर रहे हैं, अ स्ट्राइक एम्ड एट प्रोटेस्टिंग इलीगल कंडक्ट बाय द एम्प्लॉयर। इसके बाद है वाइल्ड कैट स्ट्राइक। तो यहाँ पे आपके टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जो है आप वायलेट करते हुए एक अनऑथराइज स्ट्राइक करते हैं, तो उसे वाइल्ड कैट स्ट्राइक यहाँ पे बोला जाता है। इसके बाद है सिंपैथी स्ट्राइक। तो अगर किसी और यूनियन ने स्ट्राइक करी हुई है और आप उसकी सपोर्ट में सिंपैथी दिखाते हुए स्ट्राइक आप भी कर देते हैं, तो इसे सिंपैथी स्ट्राइक यहाँ पे बोला जाएगा। तो करेक्ट मैचिंग यहाँ पे आपकी जो बनेगी वो बनेगी ऑप्शन नंबर 2 की। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। Formulating and executing human resource policies and practices that produce the employee competencies and behavior the company needs to achieve its strategic aims is called। तो कह रहे जी कि हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को इस तरीके से फॉर्मुलेट करेंगे ताकि हमारे एम्प्लॉय का बिहेवियर कॉम्पिटेंसीज ऐसी हो ताकि हमारे जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं वो अचीव हो जाए। तो बेसिकली हम अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एक स्ट्रेटेजिक टच देने की बात कर रहे हैं, तो इसे बोला जाता है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, हु हैज डेवलप्ड द एचआरडी स्कोर कार्ड। तो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम्स है, उनकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए यहाँ पे एचआरडी स्कोर कार्ड जो है वो डेवलप किया टीवी राव ने। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके पास जो बनेगा ऑप्शन 1 बनेगा। यहाँ पे कोई विदेशी नाम नहीं आएंगे, यहाँ पे हमारा जो देसी बंदा टीवी राव एचआरडी स्कोर कार्ड से जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका बनेगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी अब, द प्रोसेस फॉर एनेबलिंग एम्प्लॉइज टू बेटर अंडरस्टैंड एंड डेवलप देयर कैरियर एंड इंटरेस्ट मोर इफेक्टिवली इज टर्म्ड एज। ऑप्शंस आपको दिए हैं, कैरियर प्लानिंग, कैरियर मैनेजमेंट, कैरियर डेवलपमेंट और कैरियर काउंसलिंग। देखो कैरियर प्लानिंग की बात करें तो आप प्लान करते हो कि किस तरीके से आपका कैरियर चलने वाला है, आप क्या क्या क्वालिफिकेशन अटेन करोगे, क्या बनोगे, उसके बाद क्या बनोगे, दिस इज योर कैरियर प्लानिंग। और अपने कैरियर में जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो भी आप एक्टिविटीज वगैरह करते हो, जो भी आप वर्कशॉप्स अटेंड करते हो, सर्टिफिकेशंस करते हो, दैट इज रेफर टू एज कैरियर डेवलपमेंट। अब बचते हैं कैरियर मैनेजमेंट और कैरियर काउंसलिंग। देखो कैरियर काउंसलिंग क्या होता है कि जब भी आपको अपने कैरियर में ऐसा लगता है कि अरे मैं तो फंस गया, आप अपनी जॉब को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको कैरियर काउंसलिंग चाहिए होता है। आपको अगर फील होता है कि अरे नहीं ये वाला जिस सिनेरियो में मैं काम कर रहा हूँ ये मेरे लिए नहीं था, मुझे किसी और लाइन में जाना चाहिए, तो दैट इज रेफर टू एज कैरियर काउंसलिंग। अगर कैरियर मैनेजमेंट की बात करें तो एक काफी ब्रॉड टर्म है। मैनेजमेंट की तरह ये भी एक प्रोसेस यहाँ पे बन जाता है, एक प्रोसेस बन जाता है जिसमें हम एम्प्लॉइज को यहाँ पे मदद करते हैं कि वो बेहतर तरीके से समझें उनके क्या गोल्स हैं और किस तरीके से अपने कैरियर को वो आगे बढ़ा सकते हैं। और इस चीज के अंदर ये भी ध्यान रखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन पे उसका क्या इंपैक्ट आएगा, कि एम्प्लॉय का कैरियर है वो भी ग्रो कर जाए और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो भी यहाँ पे अचीव हो जाए। तो दिस इज व्हाट इज रेफर टू एज कैरियर मैनेजमेंट। अब देखो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर होता कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी बात करी होती तो कैरियर मैनेजमेंट का आंसर आप आसानी से लगा ही देते, बट यहाँ पे भी आंसर कैरियर मैनेजमेंट का ही बनेगा जी। हालांकि 2 और 4 मैं मानता हूँ काफी क्लोज हैं, बट जो कैरियर मैनेजमेंट का डेफिनेशन है, ऑफिशियल डेफिनेशन है आपके डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में, वो यही दिया हुआ है जो इस क्वेश्चन में लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन 2 का ही बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों अभी यहाँ पे सवाल आपके पास है, इन फ्लो मॉडल एसोसिएटेड विद फोरकास्टिंग पर्सनल नीड्स द फोरकास्टर विल। तो बेसिकली आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर जैसे आप मार्कोव मॉडल पढ़ते हैं उससे जुड़ा हुआ ये सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है और यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप क्या चीजें यहाँ पे करोगे। डिटरमाइन द टाइम व्हाट शुड बी कवर्ड, तो बिल्कुल आप टाइम का यहाँ पे बिल्कुल एस्टिमेशन लोगे, डिटरमाइन करोगे। एस्टेब्लिश द कैटेगरीज टू विच एम्प्लॉइज कैन बी असाइंड, तो आप अपने एम्प्लॉइज को अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड कर दोगे। विल नॉट एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, तो ये तो गलत है क्योंकि हम एस्टिमेट करेंगे कि एम्प्लॉइज अपने ट्रांजिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये वाला नॉट वर्ड की वजह से गलत हो जाएगा। विल सॉलिसिट एस्टिमेट ऑफ पर्सनल नीड्स फ्रॉम ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, तो ये वाला जो चीज है दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू डेल्फी टेक्निक, ये एक और टेक्निक है आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। और इसके बाद है काउंट एनुअल मूवमेंट्स अमंग द स्टेट्स फॉर सेवरल टाइम पीरियड, तो हाँ ये एनुअल मूवमेंट्स को भी काउंट करोगे। सी और डी आपके कट जाते हैं, ए बी और ई आंसर में आएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों अभी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द कैरियर मैनेजमेंट प्रोसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो कैरियर मैनेजमेंट का जो आपका प्रोसेस है आपको उसे सीक्वेंस में अरेंज करना है। देखो सबसे पहले तो आप ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो है वो बनाओगे आपके कैरियर को लेकर, फिर आएगा आपका असेसमेंट, इसमें आप असेस करेंगे कि एम्प्लॉय के क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग ही कैरियर में आगे बढ़ा जाएगा।
फिर होगी आपके कैरियर की प्लानिंग कि आप कैरियर में किस तरीके से आगे आगे बढ़ेंगे, और फिर कैरियर में आगे बढ़ने के लिए जो आपको डेवलपमेंट चाहिए उसकी बात की जाएगी, और फिर फाइनली करा जाएगा कैरियर का इवेल्युएशन। तो सही सीक्वेंस हमारी जो बनेगी दैट इज गोइंग टू बी BACED। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेटलमेंट मशीनरीज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास कौन सी यहाँ पे सेटलमेंट मशीनरीज अवेलेबल है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है जी। और यहाँ पे वर्क्स कमेटी, कलेक्टिव बार्गेनिंग, कंसिलिएशन, एडजुडिकेशन और वॉलंटरी आर्बिट्रेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो वर्क्स कमेटी से जुड़े हुए प्रोविजन है आपके एक्ट के अंदर, कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन की बात भी करी हुई है, और लेबर कोड्स भी बनाए गए हैं एडजुडिकेशन के लिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है इसे एज अ सेटलमेंट मशीनरी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में मेंशन नहीं किया गया है, और हमारा जो आंसर आएगा उसके अंदर A, C, D और E आएगा। ऑप्शन नंबर 2 आंसर जो है वो यहाँ पे आपका बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, अरेंज द रिपेट्रिएशन प्रोसेस इन प्रॉपर ऑर्डर एज गिवन बाय पीटर जे डाउलिंग। तो आपका जो रिपेट्रिएशन का प्रोसेस है आपको उसे प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। ये पीटर जे डाउलिंग कौन है, इससे आपको भी लेना देना फिलहाल तो नहीं है। आपको सिंपली प्रोसेस को अरेंज करना है, वो आप जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हो। देखो, रिपेट्रिएशन वाला जो फंडा है ये आपका इंटरनेशनल HRM से जुड़ा होगा। अब ये जो क्या होता है रिपेट्रिएशन के अंदर, लेट सपोज कि एक इंडिया का बंदा था, इंडिया का एम्प्लॉय था, उसे हमने बाहर काम करने यूएसए भेज दिया कि जाओ हमारा जो यूएसए वाला जो आप ऑफिस है उसमें जाके काम करो। उसे हमने 3 साल के लिए वहां पे भेजा। अब वापस से उसे इंडिया में बुला रहे हैं, अब लौट चले, रीपेट्रिएट उसे कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो इसके अंदर क्या स्टेप्स वो फॉलो करेगा? देखो, सबसे पहले तो प्रिपेयर करेगा, तैयारी करेगा, अरे वापस जाना है, वापस इंडिया जाना पड़ेगा, तैयारी उसे करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास होगा फिजिकल रीलोकेशन, यानी कि वो जहाज में बैठेगा, एरोप्लेन में बैठेगा और इंडिया आ जाएगा। इसके बाद होगा उसका ट्रांजिशन शुरू, इंडिया में आके वो ट्रांजिशन पीरियड उसका स्टार्ट हो जाएगा। वापस से इंडिया के तौर तरीकों से उसे ढलना शुरू करना पड़ेगा। अभी यूएसए के अंदर किसी और तरीके से वो रहता होगा, लाइफस्टाइल, कल्चर, सोसाइटी सब और तरीके से चल रही होगी, और इंडिया के अंदर उसे वापस से ढलना पड़ेगा। तो ये ट्रांजिशन वाला जो फेज है हमें देखने को मिलेगा, और फाइनली वो इंडिया के अंदर अपने आप को रीएडजस्ट कर लेगा, लास्ट में हमें रीएडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से A, C, B और D, ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे बन जाता है। प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी चर्चा यूजीसी नेट री एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको आज के सेशन से जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा, और इस वीडियो को लाइक तो आपने ऑलरेडी कर ही दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।